शीता सर, राकेश सर ने पूरी तस्वीर तो खींच दी, लेकिन बड़ा सवाल फिर ये है कि अब इतनी ताकत अगर मोदी जी और उनके टीम के पास है, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूप का लियाकत उनके पास है, तो फिर बात तो ये होगी कि इतनी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन लड़ेगा तो लड़ेगा कैसे? कैसी कौन सी नीति बनाएगा, कौन सी प्लानिंग करेगा, किस तरह लड़ पाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, अब किस तरह से लड़ पाएगा ये तो वो लोग खुद तय करेंगे। हम लोग तो ये देखेंगे कि उस जो वो तय करेंगे उस तरह से लड़ पाएंगे कि नहीं। हम आप यही बता सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या अलोकतांत्रिक है, क्या गलत है, क्या सही है, जो हमें लगता है जितना हम पढ़े लिखे भोगे हैं, हम पत्रकार तो यही कर सकते हैं। अब कैसे लड़ेगा ये इंडिया गठबंधन जब बताएगा, तब हम लोग उसमें देखेंगे कि वो लड़ने का तरीका जो है, क्या उसमें हमारे हिसाब से कम या ज़्यादा है, या सही है या नहीं है। ये तो बात हो गई उनकी। रही बात इस चुनाव की, तो इसमें 5 राज्यों में हुआ है। 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी डिस्टेंट थर्ड है और 3 राज्यों में वो जीती है। जिन 3 राज्यों में जीती है, बीते लोकसभा चुनाव में वहाँ उसे 50% से ज़्यादा वोट मिले थे, बल्कि 60% तक पहुँच गए थे 1-2 जगह। तो भारतीय जनता पार्टी का, और विधानसभा में भी उसको 40% से ज़्यादा इन सब जगहों पे वोट पहले भी मिले थे। उसका एक मजबूत आधार है। उसके आधार की वजह है एक सामुदायिक बंटवारे की राजनीति। वो 80% आबादी को 15% आबादी से डराने की राजनीति करती है। ऐसी राजनीति दुनिया में बहुत जगह बहुत लोग कर रहे हैं और सफल है। ये आज के ज़माने का सबसे सरल फार्मूला है। भारत में भी ये 50-60 साल से इसका अभ्यास कर रहे थे। संगठन तो 100 साल पहले करीब बना लिया था, लेकिन 50-60 साल से चुनाव में और अन्य जगह अपनी भूमिका निभा रहे थे। धीरे-धीरे वो 80% लोगों को 14-15% लोगों से डराने में सफल हो गए एक ऐसे समय में, जब दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई पिछले 30-40 सालों में, जिससे इस तरह के तर्क को ताकत मिलने की वजह मिलती गई। होता है कि कुछ हो रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, उसका भी असर भारत में है। कुछ अमेरिका में होता है ट्रंप के चुनाव में, तो उसका भी असर भारत में है। कुछ यूरोप में होता है हंगरी में, तो वो भी भारत में असर कर देता है। कोई प्रदर्शन होता है लंदन में, रोम में, फ्रांस में, कोई आतंकवादी घटना हो जाती है, एक कार्टून अखबार पे कोई हमला हो जाता है, उसका भी असर भारत में होता है। अफगानिस्तान में कुछ चल रहा होता है जिसमें अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई हो रही होती है, वो सब भारत के भावना को प्रभावित करती। ये सब चीजें अ, उस धारा के पक्ष में गई जिसका नाम आज बीजेपी है, जिसके नेता आज मोदी हैं। इन सब चीजों ने मिलजुल के मदद की है, और उस मदद से वो वातावरण पैदा हुआ है जिसमें 80% आबादी का बड़ा हिस्सा जो है, वो आजकल नफरत में सराबोर है, और उसे इस बात में ज्यादा उसका दिल और दिमाग लगा रहता है, और वो लगाने के लिए तंत्र मौजूद है। इसमें से एक का जिक्र किया डॉक्टर पाठक साहब ने। मीडिया उसका सबसे बड़ा तंत्र है। सोशल मीडिया को चूंकि इसके बहुत बड़े हिस्से में खरीदे हुए लोगों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस्तेमाल भी मोदी जी ने सबसे पहले सबसे बड़े पैमाने पर अपनी जो उनके 2002 के उनके ऊपर आरोप थे, उनके दाग धोने के लिए करना शुरू किया था। धीरे-धीरे वो जब सफलता मिलती गई, तो वो बढ़ते-बढ़ते वहां पहुंचा जहां वो 2014 के चुनाव में नायक बन के उभर आए, और तब से वो लगातार उनको नायकत्व वो प्राप्त है। और उस आबादी में खासकर जिसको वो इस तरह की विचारधारा से नर्स कर सके हैं, उसमें वो धारणा ये बनाए रखने में सफल है। अब तो इसलिए भी चूंकि उनके पास केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में उनकी या उनके सहयोगियों की मिलीजुली सरकारें हैं, और एक भारी भरकम बजट है। दूसरे जो एजेंसियां हैं, उनके जरिए उन्होंने विपक्ष की जितने भी दल हैं, जो भी समर्थ हैं, उन सब के आर्थिक स्रोतों पर हमला किया है। बहुत योजनाबद्ध ढंग से उन्होंने इन सभी पार्टियों, किसी को छोड़ा नहीं है, सब पार्टियों को क्रिपल किया है। लेकिन इसके बावजूद ये भी सच्चाई है कि दिल्ली में वो विधानसभा और म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव हारे, कई कई बार हारे। अभी वो हिमाचल प्रदेश हार गए थे, हारे हैं। अभी वो तेलंगाना ही हारे हैं इसी चुनाव के दौरान, और इसके पहले कर्नाटक हारे हैं। उत्तर भारत में भी, पंजाब भी वो हारे हैं, कहीं उनका अता पता नहीं है। बंगाल में उन्होंने बहुत कोशिश की थी, वो हारे थे। बिहार में अभी भी उनकी कोशिश
ऐसा नहीं लग रहा कि सफल होगी। लेकिन फिर भी उत्तर भारत के बहुत घने राज्यों में से कई राज्य ऐसे हैं, और मध्य भारत में गुजरात से बात शुरू होती है, उत्तर प्रदेश तक आकर टिकती है, जहां उनको उनके विचार को और उनकी पर्सनैलिटी को समर्थन करने वालों का बहुमत है। अब चूंकि चुनाव में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम लोग इसकी ही बात कर सकते हैं कि जो चुनाव हुआ, ऐसा लगा कि कांग्रेस का जो भी वहां नेतृत्व था, थोड़ा उसमें ढीला ढाला था। वक्त के हिसाब से वो आधुनिक तौर तरीकों से उतना प्रभावशाली ढंग से लड़ता हुआ नहीं मिला, जैसा चुनौती दरकार है। जो चुनौती है, वो जितनी चीजों की मांग करती है, वैसा उत्तर देता हुआ वो नहीं मिला। वो लापरवाही कहिए, जो भी कहिए। और निश्चित तौर पर जो राजनीतिक विचार को काउंटर करने का विचार होता है, उसका इस्तेमाल करता हुआ भी वो नहीं दिखा। उसमें कुछ आपाधापी थी उसकी। दरअसल उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्टली जाति जनगणना के सवाल को बड़ा बनाए या छतरपुर के मंदिर में जाके माथा नवाने को बड़ा बनाए। वो ये दो पायों में था। वो एक और सॉफ्ट हिंदुत्व भी खेलना चाहता था, जैसे छत्तीसगढ़ में उसने खेला, और दूसरी ओर वो सेक्युलरिज्म का भी अलंबरदार था। ये शायद मुश्किल है इस तरह से। ये वर्तमान जो बीजेपी है, उससे आप कुछ इस तरह की लिजलिजेपन से नहीं लड़ सकते। आपको बिहार की तरह स्पष्ट होना होगा, तमिलनाडु की तरह स्पष्ट होना होगा, अगर आपको जो हमें दिखता है उसमें, अब वो करते क्या है वो जाने, लेकिन आपको चीजों पर क्लियर होना होगा। अगर आप डरेंगे कि किसी मुस्लिम युवक को 3 साल से जेल में डाल रखा है, उस पर आप बोलेंगे नहीं, किसी को दाढ़ी नोच के पीट दिया जाएगा, आप सोचेंगे हम नहीं बोलते, कोई दूसरा बोल दे, ये सब जो शॉर्टकट्स हैं, ये नहीं चलेंगे। या तो आप वाकई सेक्युलरिस्ट हैं, और या आप नहीं हैं, बीच का अब रास्ता नहीं है। तो ये एक समस्या है जो अभी मतलब मोदी जी का और बीजेपी का मुकाबला करने वाले दलों में, खासकर कांग्रेस में और कांग्रेस के नीचे के और मझले नेतृत्व में एक दिक्कत है। दूसरे, मान लीजिए उन्होंने जाति जनगणना का सवाल लिया, सामाजिक न्याय का सवाल ले लिया। ये उनके इतिहास में, 100 साल से भी ज्यादा के इतिहास में पहली बार उन्होंने इन मुद्दों पर यह राय रखी। अब इस राय को उन्हें अपने नीचे संगठन में पहनाते हुए दिखना पड़ेगा। अगर वो टिकट देते समय सवर्ण जाति के 8 टिकट 9 टिकट राज्यसभा के हैं, उसमें 5 दे देंगे सवर्णों को और बात करेंगे जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की, कैसे चलेगा? तो ये उनके सामने भी बहुत चुनौतियां हैं। अभी कोई विचार ऑप्ट कर लेना आसान है, उसको अमल में लाना जरा कठिन काम होता है। और वक्त जब इतना चुनौतीपूर्ण हो, जैसा मोदी जी ने और बीजेपी ने इस समय आपके सामने रख दिया है, आर्थिक संसाधनों का ही सवाल ले लें, उन जगहों पर जहां उसकी कमी नहीं थी और मुकाबला बराबर से किया जा सकता था, वहां हमने देखा कर्नाटक में और तेलंगाना में भी, क्योंकि वहां के चुनाव प्रचार की जो धमक थी, वो हम लोगों को यहां तक सुनाई दे रही थी। और जिन राज्यों में हमने थोड़ा सा कमजोर पाया है, उसमें पिछले 1 महीने से बात होने लगी थी कि जनता तो बदलना चाहती है, लेकिन पता नहीं कांग्रेस बदलवाना चाहती है कि नहीं चाहती। क्योंकि कांग्रेस उस टेम्पो को मेंटेन करने में, जो जनता के मन में था, उसको एक टेम्पो बनाने में, दूसरे बहुत सारी छोटी छोटी चीज हैं जिनको पूरा करने में वो नहीं नजर आ रही थी। वो इस तरह के काम कर रही थी कि वो छतरपुर वाले मंदिर में दर्शन कर लें, उनको बुला लें, कुछ इस तरह का कर लें, वगैरह वगैरह, शॉर्टकट्स में थी। वो एक दिक्कत है। इन चीजों को एड्रेस करना ही होगा आज के जमाने की राजनीति करने वालों को। अब वो कैसे करते हैं, जब वो करेंगे तो हम आप फिर बैठ के उसकी मीमांसा करेंगे। हम आप यही कर सकते हैं, करना तो उन्हीं को है। हम उनकी जगह हम आप नहीं ले सकते और न लेनी चाहिए। हमें आपको यही करना है कि जब वो चीज तय कर लेंगे, करते हुए जब उन्होंने इंडिया बनाया तो हमने आपने रिपोर्ट किया, जो उसमें कमियां नजर आई उनको रिपोर्ट किया, जब खूबियां नजर आएंगी उनकी बात करेंगे। अब वो फिर बना रहे हैं, फिर से उनको बनाना पड़ रहा है, जब बना लेंगे तो फिर हम आप रिपोर्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि वो बीजेपी से लड़ने के लिए क्या क्या कर पाते हैं। क्योंकि बीजेपी के पास ये सब कुछ है जो डॉक्टर राकेश पाठक ने बताया, उसको दोहराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो और उन सबका बेदर्द इस्तेमाल है। और ये भी सच है कि अगर जो मौजूदा विपक्ष देश में है, जिस भी रूप में है, जितने भी स्वरूप में है, अगर वो मिलजुल के पूरी ईमानदारी से एक दूसरे के साथ संसाधनों समेत लोकतंत्र बचाने नहीं निकला,
तो 2024 में ये देश लोकतंत्र हार जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो हम लोग स्पष्ट कह सकते हैं, क्योंकि एक नागरिक के तौर पर और एक पत्रकार के तौर पर जो दीवार पे लिखा है उसे तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, हम उससे भाग कहाँ सकते हैं। ये तो सच्चाई है कि अगर ये जिम्मेदारी आज का विपक्ष जैसा भी है, जितने हिस्सों में भी है, जितने रंग में भी है, जितने झंडों में भी है, अगर वो 1 on 1 का चुनाव लड़ने नहीं उतरा और उसने अपने सारे संसाधन, सारी योग्यता, सारी समझदारी और सारा समर्थक वर्ग बूथ बूथ पे खड़ा नहीं किया, तो वो 24 में लोकतंत्र हार जाएगा 200%। अब इसमें जरा भी कहीं भी कोई शंका नहीं। बिल्कुल शीतल सर, आप वो बोलते हैं, मन करता है आपको सुनते ही रहूं मैं।